डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। किसान खेतों में हर दिन पसीना बहाते हैं और नया इतिहास लिखते हैं। किसान सिर्फ अन्न नहीं, हमारी जिंदगी की आस लिखते हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सच के साथ में आज हम बात करेंगे एफपीओ पर। एफपीओ एक ऐसा मुद्दा है जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बदली है। एफपीओ से जुड़कर वो नए इतिहास रच रहे हैं और इसीलिए इसी से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद सीधे लिए चलते हैं एक खास पैनल के पास। किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना सरकार की पहली प्राथमिकता रही है और इसे पूरा करने में एफपीओ एकदम सफल साबित हो रहे हैं। बता दें कि एफपीओ किसानों द्वारा बनाया गया एक सामूहिक संगठन होता है जिसका उद्देश्य कृषि कार्यों को अधिक संगठित, लाभकारी और टिकाऊ बनाना है। ये संगठन किसानों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां वे अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं, बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और कृषि से जुड़ी चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोज सकते हैं। दरअसल भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत किसानों का वर्चस्व है, जिनकी औसत जोत का आकार 1.1 हेक्टेयर से कम है। कुल भूमि जोत के 86% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को उत्पादन और उत्पादन के बाद के कामों जैसे उत्पादन टेक्नोलॉजी तक पहुंच, उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण साजो सामान, बीज उत्पादन, मूल्यवर्धित उत्पाद, प्रसंस्करण, ऋण, निवेश और सबसे महत्वपूर्ण बाजार दोनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देश भर में एफपीओ बनाने और उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत महसूस हुई और सरकार ने एक समर्पित केंद्रीय योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन की शुरुआत की। ये किसान उत्पादक संगठन किसानों व उत्पादकों की ऐसी चुनौतियों का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा कर लिया गया है। 10,000वां एफपीओ बिहार के खगड़िया जिले में पंजीकृत किया जा चुका है। एफपीओ के फायदों को देखें तो एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक साबित हो रहे हैं। बिचौलिए न होने के कारण किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे भाव मिल रहे हैं। लघु कृषक, कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एफपीओ को बनाने और इन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अब तो एफपीओ ई नाम प्लेटफॉर्म से भी जुड़ रहे हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में 24 राज्यों और 140 जिलों के 500 से अधिक प्रगतिशील किसान, एफपीओ, कार्यान्वयन एजेंसियां और क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन यानी सीबीबीओ शामिल हुए। एफपीओ किसान और कृषि को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। और एक बार फिर से सच के साथ में आपका स्वागत है। सच के साथ में आज खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री सुरेंद्र कुमार सिंह, डिप्टी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। बहुत स्वागत सच के साथ में आपका। हमारे साथ श्री जय प्रकाश सिंह डबास जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। आपका भी बहुत स्वागत सच के साथ में और दूरदर्शन किसान पर। हमारे साथ श्री अरविंद कुमार मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, आप ऑफिसर हैं, इंचार्ज हैं केवी के अमरोहा के। आपका भी बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर और हमारे खास कार्यक्रम सच के साथ में। हमारे साथ श्री भूपेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, फार्मर हैं, किसान हैं। आपका भी बहुत स्वागत है, आप उत्तर प्रदेश से हैं और इसीलिए आज खास पैनल के साथ हम चर्चा करने वाले हैं एफपीओ पर। एफपीओ एक ऐसा संगठन जो हमारे किसानों के उत्पादन को लेकर बनाया गया, उन्हें एक नई दिशा देने के लिए बनाया गया। और सबसे पहला सवाल, चूंकि मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि
हमारे किसानों की आय बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इस पर फोकस किया जा रहा है और इसीलिए एफपीओ की शुरुआत की गई, इसी को सोचकर की गई। इसलिए मैं श्री सुरेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। सुरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा और आपसे समझूंगा एफपीओ से जुड़ने के बाद हमारे किसानों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य ही यही था कि किसानों के जीवन में, किसानों की आय में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारा जाए। तो लक्ष्य रखा गया था। वैसे तो देश भर में 50,000 से अधिक एफपीओ बन गए हैं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, और कुछ जो है बिना योजना के भी किसान भाई अपने आप भी बना लिए हैं। लेकिन जब हम अपनी योजना की बात करते हैं तो यह योजना में 10,000 हमारा जो लक्ष्य निर्धारित था उससे पहले भी बन गया। लेकिन अब महत्वपूर्ण चुनौती क्या थी कि इनको कैसे वित्तीय पोषण किया जाए, इनका कैसे वित्त उपलब्ध कराया जाए, और उससे भी महत्वपूर्ण चीज थी कि इनके उत्पाद का बिक्री कैसे हो, कैसे इनको विपणन लिंकेज दिया जाए। तो भारत सरकार इनके अब सफलता का पैमाना अगर गढ़ें तो हम देखेंगे कि जितने एफपीओ बने हैं उसमें में से 1100 से ज्यादा एफपीओ ऐसे हैं जो जिनकी 1 करोड़ टर्नओवर है और 340 से ज्यादा एफपीओ इस प्रकार है इन 10,000 में से जो 10 करोड़ हो गए हैं। तो अब यह कोशिश की जा रही है कि कुछ एफपीओ हमारे 100 करोड़ के लेवल पर भी पहुंच जाएं, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ भी हो जाए। तो अब हम लोग का मतलब सरकारी किसानों के साथ मिलकर के, अन्य हितग्राहियों के साथ मिलकर के क्या क्या कदम उठा रही, क्या क्या कर रही है इनको आगे ले जाने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इनको मार्केट की सुविधा कैसे उपलब्ध कराई जाए। तो इनको अगर बायर, इनको खरीदार इनके पास मिला दिया जाए, एफपीओ से मिला दिया जाए तो वो आसानी से हो जाता है। तो रेगुलर, नियमित तौर पर भारत सरकार जो है, जो खरीदार हैं, बड़े बड़े खरीदार हैं, चाहे वो रिलायंस हैं या और कोई कारपोरेट्स हैं, उनको जो है एफपीओ के साथ रेगुलर मीटिंग ऑनलाइन कराई जा रही है। फिर उसकी ऑफलाइन उनके साथ मिलकर कैसे कैसे वो एग्रीमेंट हो कि कैसे उनका उपज जो है तरोताजा उनके यहाँ से अच्छे मूल्य पर खरीद सके और बीच के जो बिचौलिया है वो बिचौलिया रहित हो जाए। इतना ही नहीं कि ई-नाम पोर्टल पर ये हुआ कि भाई इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, तो इन एफपीओ के मार्केटिंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इनके लिए अलग से ऐप बनाया गया। इसे हम एफपीओ ऐप कहते हैं। और यह अपने प्रीमाइसेस से, जहां पर इनका प्रीमाइसेस है, जहां पर ये काम कर रहे हैं, जहां पर इनकी ऑफिस है, गोदाम है, जो भी व्यवस्था है उसको इनको जोड़ दिया गया कि आप वहीं से जो है अपना उपज इस पर डाल दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि आप अपना सप्लाई साइड में जाकर अपनी कौन सी उपज है, किस प्राइस में बेचना चाहते हैं, किस गुणवत्ता का है, सारा चीज डाल दीजिए और खरीदार उस साइड से, दूसरी साइड से, उसी पोर्टल पर उसको बिड करके अच्छे से अच्छे दामों पर खरीद लेता है। तो ना सिर्फ अब अगर हम बात करें एफपीओ की, फार्मर प्रोड्यूसर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, बल्कि अब उसमें आगे बढ़ने के लिए तमाम तरीके से मार्केटिंग की जा रही है, उसको ऑनलाइन उपलब्ध किया जा रहा है तमाम पोर्टल्स और ऐप के जरिए। हमारे जो किसान है वो आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें सुरेंद्र जी बता रहे थे। लेकिन अभी और बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि और भी इतिहास रचना है और भी बड़े आंकड़े तय करने हैं, और इसीलिए एफपीओ की शुरुआत की गई है। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, आपके पास भी आऊंगा, आपसे भी समझूंगा। आप भी प्रिंसिपल साइंटिस्ट सीनियर रहे हैं और इसीलिए आपसे भी समझेंगे कि एफपीओ को लेकर आपकी क्या दृष्टि है, आप इसको कैसे देख रहे हैं। हैदर जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारे जो किसानों को अगर हमें सशक्त करना है, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, तो उनका संगठित होना बहुत जरूरी है। और ये हमारी शुरुआत होगी तो स्वतंत्रता के टाइम से ही। उस समय हम जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उनको लेकर चले थे, लेकिन इस सरकार ने और उसमें ऐड कर दिया है कि एफपीओ के माध्यम से भी और कुछ ऐसे बदलाव किए गए हमारे नियमों में कि एफपीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों मिलकर किसानों को संगठित करके उनकी सभी समस्याओं का समाधान वो स्वयं कर सके। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि किसान अपना खुद का बीज पैदा करे और दूसरे किसानों को भी दे। तो जो बीज उत्पादक हमें बहुत सारे एफपीओ तैयार करने हैं, इसके साथ साथ जो भी किसान पैदा करता है तो पैदावार का सही मूल्य बाजार में नहीं मिल पाता है जब तक कि उसमें ठीक से मूल्य संवर्धन ना हो, उसके ठीक से पैकिंग ना हो और सही मार्केट में उसको सही समय पर नहीं पहुंचाया जाए, तो तब तक उसको मूल्य नहीं मिल पाता है। तो एफपीओ के लिए एक बहुत बड़ी ये संभावना है। इसके साथ साथ में जितने भी शहर हैं, उनके जितने भी नागरिक हैं,
आज उनके अंदर काफी जागृति आ गई है फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में और किसी उत्पादों के बारे में, तो वो सीधे भी खरीदना चाहते हैं। उसमें भी एक एफपीओ की बहुत ही बड़ी भूमिका हो सकती है, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, साथ साथ में किसानों को पैसा भी ज्यादा मिलेगा, मूल्य संवर्धन भी होगा और गांव में एक विकास की नई लहर चलेगी। तीसरी बात आती है हमारी तकनीकी की। हमारे जितने भी एफपीओ के किसान अधिकतर छोटे और मझोले हैं, आपने जैसा बताया कि 85%, तो उनको सशक्त करने के लिए बड़ी से बड़ी मशीन का, जैसे आज हम अगर ड्रोन की बात करें या आज हम लेजर लेवलर की बात करें, या बहुत सारे आज ऐसी तकनीकें हैं जहाँ पे पैसा ज्यादा लगता है, तो उसमें भी एफपीओ के जो संगठित एफपीओ हैं उनको ये बड़ी बड़ी मशीनें मिलकर वो खुद कर सकते हैं। इसी तरह एफपीओ को सरकार चाह रही है कि उस मंडी में भी उनकी अपनी दुकान हो और मंडी में उनका जो आड़त की दुकान भी हो इन एफपीओ की, और ये किसानों को अच्छे सारे इनपुट भी उपलब्ध करवाएं और साथ साथ में उसकी बिक्री में भी मदद करें, जिससे कि जो बिचौलिया है उनको हम कम से कम कर सके और किसान को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। बिल्कुल। इसी तरह से आजकल सोलर का है, आजकल हमारा जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके बारे में है, ट्रैक्टर्स हैं, मार्केटिंग है, वैल्यू एडिशन है, और इसके साथ साथ में जो हम ऑर्गेनिक की खेती की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक उत्पाद का मूल्य तभी मिल पाएगा जब हमारे किसान संगठित होकर उनके पास उत्पाद का इतना पर्याप्त मात्रा हो कि वो दूर से दूर की मंडी में दे सके। और मैं तो ये महसूस करता हूँ ह्यूमन एक्सपोर्ट में भी एफपीओ की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, और हमारे जो एफपीओ हैं ये एक नई दिशा और दिशा तय कर सकते हैं अगर इनको हम ठीक से सशक्त करें, ज्ञान के साथ में, तकनीकी के साथ में, और इनका पूरा इसको अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा मौका उपलब्ध करवाया जाए। और जैसा कि अभी ऐसे बता रहे थे हमारे साथी कि इनको काफी सरकार चाह रही है इनको पैसे की कोई कमी ना हो, उनकी गारंटी भी दे रही है, तो ये सभी योजनाएं इस किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है कि किसान और छोटे और मझोले किसानों को हम कैसे सशक्त करें, कैसे गाँव में रोजगार के अवसर पैदा करें और कैसे उत्पादों को सही मूल्य मिल सके और उपभोक्ता को भी अच्छी चीज मिल सके, इससे उसको कम पैसे देने पड़े लेकिन क्वालिटी बेटर हो, किसान को ज्यादा पैसे मिले और उसको सही से मिले। कुल मिलाकर जयप्रकाश जी ये कह सकते हैं कि एफपीओ का मतलब है सीधे तौर पर अब न सिर्फ किसान खेती करें बल्कि वो खुद अपनी चीजें बनाकर मार्केट में बेचें, उसके लिए तमाम सहायता अब सरकार कर रही है और इसीलिए एफपीओ पर पुरजोर कोशिश की जा रही है कि हमारे किसान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। और कई किसानों ने ऐतिहासिक कीर्तिमान रच दिए हैं और कई करोड़ रुपए इससे कमाने की जो है उन्होंने दिशा तय कर ली है और इसलिए ये ऐतिहासिक है। और मैं अब आना चाहूंगा अरविंद जी आपके पास। अरविंद कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं, ऑफिसर हैं, इंचार्ज हैं केवीके अमरोहा। केवीके किस दिशा में काम कर रहा है एफपीओ को लेकर और केवीके की क्या दृष्टि है हमारे एफपीओ को लेकर? देखिए जयदी साहब, आपने बड़ा सही प्रश्न किया है। देखिए इस सरकार की ये मंशा है कि हमारे देश के अंदर 86% ऐसे किसान हैं जो आपके लघु हैं और लघु सीमांत हैं, यानी जिनकी जोत का स्तर है वो 1.1 हेक्टेयर से कम है। इस सरकार का जो मुख्य रूप से फोकस है वो उन्हीं किसानों के ऊपर है कि इन किसानों को किस तरह से आर्थिक रूप से समृद्ध या सुदृढ़ किया जाए जिससे ये गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। और इन्हीं इसीलिए इस एफपीओ का जो गठन किया गया वो इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस सरकार ने किया कि हम छोटे जो मझोले किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जो कृषि यंत्र अच्छे नहीं ले सकते हैं, बीज नहीं ले सकते हैं, दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं और नई नई जो तकनीकी आई है उस तक उनकी पहुंच नहीं है, तो इसको एफपीओ के माध्यम से उनको जोड़ा जाए और जोड़ करके उनको उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। आपने इस चीज को देखा होगा, कोरोना पीरियड में सभी की आर्थिक स्थिति जीडीपी गिरी थी जी बिल्कुल, लेकिन कृषि एक सेक्टर ऐसा था जिसका कहीं पे कोई भी उस समय पे कटाई भी गेहूं की हो रही थी तो गेहूं की कटाई भी चल रही थी और उसके उत्पादन में कोई बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी। तो कृषि जो आपका एफपीओ है वो एफपीओ का यही मेन रूप से उद्देश्य है कि हम किस तरह से उनको किया जाए। अब इसमें कृषि विज्ञान क्या काम करता है कि जो एफपीओ बने हुए हैं उनको उनकी नीड बेस्ड ट्रेनिंग जो उनकी आवश्यकता है उस नीड बेस्ड ट्रेनिंग के लिए उनको निखारा जाए कि हमारे जैसे किसी भी जनपद के अंदर कोई भी एफपीओ गठित हुआ है तो अलग अलग एफपीओ अलग अलग चीजों पे काम करते हैं। जैसे सीड प्रोडक्शन का काम करता है, कोई किसान वैल्यू एडिशन का काम करता है, कोई समूह जो है आपका एफपीओ है वो फार्म इंप्लीमेंट के ऊपर काम करता है। तो उन्हीं के बेस पे लेकर के, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में सभी तरह के हमारे वैज्ञानिक होते हैं, उन्हीं को लेकर के उनको ट्रेनिंग दे करके उनको आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जनपद में जो एफपीओ है
उनकी डिमांड आई कि हमको मशरूम की ट्रेनिंग लेनी है और हमको सीजनल मशरूम का प्रोडक्शन करना है। हमने उनको अपने वैज्ञानिक के माध्यम से टाई अप करा करके और उनको 5 दिवसीय ट्रेनिंग के 2-2 समूह बना करके किया। इससे पहले दीपावली से पहले हमारे कुछ एफपीओ की डिमांड आई कि हमको मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण चाहिए। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो एफपीओ है हमारे, उनको और वैल्यू एडिशन पर विशेष रूप है इस गवर्नमेंट का भी और कृषि विज्ञान केंद्र का और हमारे विश्वविद्यालय का भी विशेष रूप से जोर इस बात का है कि किसानों को वैल्यू एडिशन पर जोड़ा जाए। प्रोडक्शन बहुत हो रहा है लेकिन ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे किसी जनपद में आपने देखा होगा कि सब्जियों का प्रोडक्शन बहुत हो जाता है, किसी जनपद के अंदर आपने देखा होगा कि मैंगो का प्रोडक्शन बहुत होता है। तो मैंगो को बहुत समय तक आप नहीं कर सकते, अगर उसी में वैल्यू एडिशन करके उसके आम पापड़ बना सकते, पिकल्स बना सकते हैं, मैंगो कैंडी बना सकते हैं। इसी तरह से जैसे टोमेटो का प्रोडक्शन किसी जनपद में बहुत ज्यादा होता है, तो वो टोमेटो को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि उसको बहुत समय तक नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया जाए तो उसको बहुत समय तक उसके केचप बना दिया जाए, उसका आपका चटनी बना दिया जाए। तो ये चीजों के ऊपर हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारा विश्वविद्यालय है, इनके ऊपर हम विशेष रूप से ट्रेनिंग को कैंपेनिंग चला करके जनपद के किसानों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे किसान जो है काफी उसमें उनको सहयोग भी मिल रहा है और किसान अवेयर भी। बिल्कुल अरविंद जी, ये कहा जा सकता है आपके बताने के बाद से कि हमारे किसानों को निखारने का काम केवीके भी कर रहा है और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसलिए सरकार तमाम कृषि विभागों के द्वारा, केवीके के द्वारा, तमाम आईसीएआर के द्वारा ये चाहती है कि हमारे किसान वैल्यू एडिशन में आगे बढ़ें और हमारे जो किसान हैं, जैसे आलू के बारे में बताया, जैसे टमाटो के बारे में बताया, तमाम वो चीज़ें जो ज़्यादा वक्त तक नहीं रखी जा सकती, उनमें कैसे और चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कैसे उससे कमाई की जा सकती है, कैसे मार्केट में उतारा जा सकता है, ये सब समझाने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भी काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सीधे, हमारे किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र, मैं आपके पास भी आऊंगा। किसान कैसे सोचते हैं एफपीओ के बारे में? आपकी दृष्टि में एफपीओ को क्या समझाएंगे आप? हमारे तमाम किसान देश भर के आपको देख रहे हैं, बताइए। सर, इसमें ये भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना रही है एफपीओ, और किसानों को इसमें लाभ भी मिल रहा है काफ़ी। जैसे खाद भी, दवाइयाँ बहुत सस्ते रेटों में किसानों को प्रोवाइड हो रही हैं जी। और उसके बाद में वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। जो हमारा बाजरा, जैसे मिलेट्स के बारे में बताऊं मैं आपको, जो हमारा बाजरा 15 रुपये पर केजी जो बिक रहा था, वैल्यू एडिशन करने के बाद में वो हमारा 60 रुपये पर केजी बिक रहा है। और कुछ हल्दी भी उगाते हैं हम, मैं भी उगाता हूँ, बाकी और किसान भी उगाते हैं। उनकी वैल्यू एडिशन करने के बाद में भी वो 500 रुपये पर केजी उनकी ऑर्गेनिक हल्दी भी बिकती है। और एक जुताई का भी है, जैसे फार्मर मशीनरी बैंक मिली है हमें सरकार के तहत, तो उससे भी मतलब कि। तो भूपेंद्र, ये कहा जा सकता है कि एफपीओ से हमारे किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव इस वक्त आया है और जो सरकार चाहती थी वो सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है, आप कह सकते हैं? जी सर। तो अब अगर हम आपको देखें कि एफपीओ से जुड़ने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, आपकी खेती किसानी कैसी थी और अब इस वक्त कैसी है, थोड़ा हमारे किसानों को बताइए। सर, पहले जैसे हम खाद या बीज ले हुए थे तो उसमें बिचौलगिरी ज़्यादा थी, यानी कि किसान को लूटते थे ये दुकानदार या बीच वाले आदमी। और आज की डेट में एफपीओ के माध्यम से एक किसानों को अच्छा सामान मिल रहा है और उसके बाद में जुताई भी एक अच्छी मिल रही है, काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है एफपीओ से। ठीक है, एफपीओ से बड़ा फायदा किसान यहाँ मान रहे हैं और ये वाकई सच है कि एफपीओ से हमारे किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है। और इसीलिए इस बदलाव को समझने के लिए एक बार फिर सुरेंद्र जी आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि सीधा मसला एक ही है कि हमारे किसानों की आय बढ़े, मार्केटिंग बढ़े, हमारे आमदनी बढ़े और हमारे किसानों की जिंदगी अगर चेंज होगी तो वो सिर्फ मार्केटिंग से, वो सिर्फ आमदनी से, वो सिर्फ उनके अच्छे व्यवसाय से। तो इसलिए आप एक बार फिर संक्षेप में समझाइए जरा, कैसे और बेहतर कर सकते हैं? मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा कि सबसे पहले उस मार्केटिंग पे आए। उससे पहले ये महत्वपूर्ण है कि उद्यमी बनने के लिए एफपीओ के साथ जुड़ा जाए। मात्र इसलिए ना जुड़ा जाए कि हम उसके मात्र एक सदस्य हो गए हैं। तो जब आपको बिजनेस करना हो, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, वाकई कुछ लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जुड़ जाते हैं, वो ना जुड़े। हाँ, उससे उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ। और आप यह भी देख लें कि जो प्रोड्यूस का या जो मिक्स प्रोड्यूस का, मतलब जो उपज का या 2-3 उपज का भी हो सकता है, अगर आपसे मिलता जुलता है
तो ही आप जुड़ें। और आप यह भी देख लें कि जो एफपीओ होते हैं उनकी बैठकों में निरंतर आप भाग लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो चाहते हैं आपकी मंशा भी उसमें शामिल होगी। बिल्कुल। तो ये प्राथमिक चीजें जब हो जाएंगी तो अब ये भी ध्यान दें कि ये ऐसे अचानक कुछ होता नहीं है। तो ये पूर्णतया आप एफपीओ में देखें कि वो बेसलाइन सर्वे वगैरह कर लें, कि जैसे आप बार बार इस प्रश्न को ला रहे हैं, पहले क्या दशा थी अब क्या दशा है, तो यह जानने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपका एफपीओ बना तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी, और 2-4 साल चलाने के बाद 5 साल आपकी आर्थिक स्थिति क्या बनी, कौन से उत्पाद पे आप काम करने वाले हो, उसके प्रसंस्करण के लिए क्या व्यवस्था है, और आपके विपणन के लिए उसकी मांग क्या है। इन सब चीजों को, जिसे हम संक्षिप्त में बेसलाइन सर्वे कहते हैं, ये आप वहां पर अपने जो प्रबंधक महोदय हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनसे ये जरूर कहें। उसके बाद आती है अब विपणन की। विपणन आपको करना है, लेकिन सरकार का इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि आगे आकर के इन सब चीज़ों को कर रही है। कुछ मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करूंगा संक्षिप्त में। जैसे सरकार, राज्य सरकारों की बहुत सारी योजनाएं चलती है, मिड डे मील है, और इसके अलावा बहुत और सप्लाईज होती हैं, मिलिट्री में होती है, आईआरसीटीसी में होती है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों की ऐसी व्यवस्था के लिए भी मदद करती ही रहती है। और एमएसपी पर, प्रोक्योरमेंट से कहते हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसमें भी आप अपने मेंबर का और अन्य किसानों का भी खरीद कर सकते हैं। उसमें भी अच्छा खासा लाभ होता है। वो भी जब आप बिजनेस प्लान बनाएं तो बनाएं। कुल मिलाकर सुरेंद्र जी ये कह सकते हैं कि एफपीओ के 2 सूत्रधार हैं। एक तरफ जहां किसान हैं तो वहीं सरकार भी इसमें सूत्रधार है, और दोनों ही सूत्र जब तक मजबूत तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे एफपीओ कामयाब नहीं हो पाएंगे। और एफपीओ में जो भूमिका सरकार की है उससे कहीं ज्यादा भूमिका किसान की भी है। तो दिलचस्पी के साथ हम जब करेंगे तभी हम इसमें इतिहास रच पाएंगे और आगे आमदनी बढ़ा पाएंगे। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर हो। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से सच के साथ में स्वागत है, और आगे बढ़ाते हैं उस चर्चा को जो यहां लगातार जारी है एफपीओ को लेकर। एफपीओ में किस तरह से हमारी जो किसान हैं उनकी जिंदगी को बदल रहे हैं एफपीओ। जयप्रकाश सिंह डबास जी हमारे पास साथ मौजूद हैं, उनके पास माना चाहूंगा। डबास जी, आप जरा बताइए, क्या इनपुट, बीज, खाद, कीटनाशक रास्ते पर दाम पर मिलने वाले एफपीओ मददगार साबित हो रहे हैं इसमें? बिल्कुल ठीक से कहा आपने, बिल्कुल मददगार साबित हो रहे हैं। उसके कई सारे कारण हैं। किसान को सही चीज सही समय पे अच्छी क्वालिटी की मिल जाए तो किसान कुछ भी कर सकता है, और ये उसने कोरोना में दिखा दिया है जी। और किसान की जो सबसे बड़ी समस्या वो यही है कि नकली बीज, नकली खाद या उसको हाई रेट पे मिले या समय पे नाम उपलब्ध हो, तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है। क्योंकि हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो उनको तकनीकी तो उपलब्ध करवा देते हैं, लेकिन इनपुट के लिए उनको दुकानदारों पर या मिडिल मैन पर निर्भर रहना पड़ता था। जब से एफपीओ और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ने थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, तो यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और वो इंडिपेंडेंट ही नहीं हो सकते, बल्कि अपने अलग से एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने भी चर्चा की थी हमारा बीज उत्पादन की, तो किसान न केवल
बीज खुद के लिए कंज्यूम करे बल्कि उत्पाद करे। और आपकी जितनी भी बीज उत्पादन कंपनियां हैं ये सभी किसानों से ही पैदा करवाती हैं, किसानों को ही देती हैं। तो यहाँ हमारा एफपीओ वो रोल प्ले कर सकता है जो बीज उत्पादन कंपनी कर रही है। बिचौलियों का रोल खत्म हो जाएगा और सीधा लाभ हमारे किसानों को पहुंचेगा, किसानों को मिलेगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इसके साथ साथ में जैसे आजकल हमारे ऑर्गेनिक के बारे में बहुत बात चल रही है, तो ऑर्गेनिक बहुत सारे इनपुट हैं जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स भी है, बायो पेस्टिसाइड्स भी हैं, और हमारे कुछ फेरोमोन ट्रैप या कोई ऐसी आईपीएम टेक्नोलॉजी है जो अगर जो हमारे एफपीओ इंटरेस्ट लेंगे तो किसानों को उसको पैदा करने में सबसे आसान हो जाएगा, क्योंकि किसान उसको सही टाइम पे उसको उपलब्ध हो जाएगी। जब उपलब्ध हो जाएगी तो वो कीट बीमारी और सबका प्रबंधन करके एक ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा करके, जो सरकार की एक मंशा है कि ऑर्गेनिक उत्पाद केवल हमें अपने लिए नहीं पैदा करने बल्कि इनको एक्सपोर्ट करके हमारा देश भी काफी अच्छा पैसा कमा सकता है, उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसी तरह से आज हम सब चीजों पे खाद बीज के साथ साथ में जो हमारा तेल है, ईंधन है, इस पे भी विदेशों पे निर्भर है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं काफी मात्रा में। इसी तरह फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी तकनीकियां हैं कि हमारे अपने इनपुट से ही हम अच्छी क्वालिटी की चीज बना सकते हैं। जैसे हम बायोगैस की बात करें तो बायोगैस टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जो किसान के पास पशु का जो वेस्ट अवेलेबल है या फसलों का वेस्ट है उसे वो खाद भी बना सकता है अच्छी किस्म का, साथ साथ में उससे जो गैस मिलेगी वो उसके इंडस्ट्री लगाने में भी काम आएगी, साथ साथ में उसके अपने जो ईंधन की प्रबंध करने में भी काम आएगी। और हमारे कुछ ऐसे असफल किसान हैं जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है लेकिन उनकी सारी एक्टिविटी इसी बायोगैस से हो रही है। इसी तरह से हमारे कुछ ऐसे किसान हैं जो दिल्ली में एक हमारे किसान है जिनका एफपीओ बना रखा है, आज वो रिलायंस को भी दे रहे हैं और उनका जो टर्नओवर है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला। और वो बेसिकली इंजीनियर है, इंजीनियर होने के नाते वो किसानों को सही समय पे और खुद ही आपका ड्रिप भी लगा रहे हैं, पॉली हाउस भी लगा रहे हैं और मल्टी लेयर फार्मिंग करके एक नई दिशा और दशा दिखा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जहां बहुत कुछ हो सकता है। और इसमें बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और हमारे किसानों के लिए लाभदायक होगी अगर वो इस तरह से काम करें। वो वाकई इतिहास रच सकते हैं और जिस तरह से जो उदाहरण जयप्रकाश जी दे रहे हैं वैसे ही अगर हमारे सारे किसान करें तो ये देश विकसित होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनाने का, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा अगर हमारी ये कड़ी मजबूत हो जाए, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और इसलिए किसानों को सबसे पहले समृद्ध और विकसित होना होगा। और इसीलिए अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, आपने वैल्यू एडिशन का जिक्र किया था, मार्केटिंग का जिक्र किया था, किसानों को निखारने का जिक्र किया था, इसलिए मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन में एफपीओ कितना सफल रहा अब तक जो आप देख पा रहे हैं, क्या नजर आता है? देखिए, वैल्यू एडिशन का इसलिए कि इसका मार्केट आगे आने वाले फ्यूचर में बढ़ना है। ये एक ऐसी चीज़ है वैल्यू एडिशन की जो मार्केट कभी डाउन नहीं आ सकता है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत अपनी राय ये है कि जो भी एफपीओ हमारे काम कर रहे हैं वो नीड बेस्ड पे काम करें, क्या मार्केट कहता है। देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा था मार्केटिंग के बारे में, मेरा भी अपना यही सुझाव है कि किसान अपने जनपद का एक सर्वे करे और सर्वे के अनुसार देखें कि इस जनपद में किस प्रोडक्ट का उत्पादन ज्यादा होता है, किस चीज का उत्पादन ज्यादा होता है और बाजार में उसकी क्या मांग है। तो उसी के आधार पे अगर वो काम करता है तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। जैसे सीड है, सीड की कभी डिमांड खत्म नहीं हो सकती, चाहे वो गेहूं का बीज हो, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो आपका धान का हो, किसी का भी XYZ बीज है, इसके आगे आने वाले समय में बीज की डिमांड हमेशा बढ़नी है। तो मेरा अपना सबमिशन ये रहता है, मैं अपने जनपद की जो एफपीओ हैं उन सभी को अवेयर करने का ये काम करता हूं कि आप सीड पे आइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं जो आपको जिसपे छूट मिल सकती है। अगर कोई एफपीओ सीड पे आता है तो वो मिनी प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके और उसकी प्रोसेस करके वो जनपद के में जो आपकी सीड की डिमांड है, क्या वित्तीय सहायता भी कुछ मिलती है? बिल्कुल। आज आप जो एफपीओ है हमारे किसानों, देखिए ऐसा है कि अभी देखिए मैं अभी लेटेस्ट बता रहा हूं कि अभी जो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉटरी सिस्टम से इंप्लीमेंट देने का काम किया है, उसमें हमारे एक एफपीओ जनपद का है, उसको ड्रोन का लॉटरी निकली है और उस पर 50% जो अगर वो 10 लाख का ड्रोन खरीदता है या 8 लाख का ड्रोन खरीदता है तो उसमें 50% इसको सरकार के द्वारा छूट मिलेगी। यानी उसको 10 लाख का है तो 5,000 उसको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, शेष उसको सरकार के छूट मिल जाएगी। और ड्रोन को वो अगर पूरे जनपद में या आसपास के जनपदों में काम करता है तो उससे निश्चित रूप से उसके या उसके साथ में जो एफपीओ में जुड़े हुए हैं उनकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इसी तरह से जैसे आपकी प्रोसेसिंग करने की है
तो प्रोसेसिंग भी अगर वो कोई प्लांट लगाता है तो सरकार में अगर वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करता है तो उसके ऊपर छूट मिलेगी, और उससे क्या है कि जनपद में सीड की जो डिमांड आएगी उसको पूर्ति कर सकता है। इसी तरह से जनपद में जैसे बहुत से जनपद है, आगरा है, आपका फिरोजाबाद है, फरुखाबाद है, जिनमें आलू का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, संभल है जिसमें आलू का बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो अगर आलू का भी कोई प्रोडक्शन के लिए कोई एफपीओ काम करता है तो आलू का पाउडर बना सकता है, आलू के उसके अलग अलग आपके वो है उन प्रोडक्टों को तैयार करा करके वो मार्केट में लाता है, तो निश्चित रूप से उस एफपीओ को फायदा मिल सकता है। तो जैसे जनपद आपके मेरठ मंडल है, मेरठ में है, मुजफ्फरनगर है, हापुड़ है, अमरोहा है, जिनमें गन्ना बहुत अच्छा पैदा होता है। अगर जैविक गुड़ तैयार करता है तो आप देखिएगा कि जो सामान्य गुड़ है वो लगभग 50 या 60 रुपए किलो बिकता है, और जैविक गुड़ जो है जिसने प्राकृतिक जिसमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं किया, रासायनिक दवाओं खाद का नहीं प्रयोग किया है, अगर वो गुड़ को बेचता है तो उसके घर से ही, हमारे अमरोहा जनपद में कई किसान ऐसा काम कर रहे हैं, उनके घर से ही लगभग 100 रुपए या 125 रुपए किलो में वहीं से खरीद के लेके जाते हैं। तो जहां पे आपने देखी उसने सिंपल वैल्यू एडिशन की, अगर उसने किया तो उसके रेट में जस्ट डबल की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से अगर हमारे एफपीओ अगर करते हैं, और कुछ एफपीओ ऐसा भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की एक ओडीओपी प्रोजेक्ट भी के प्लानिंग भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो प्रोडक्ट है तो वो उसके हिसाब से काम करता है, तो उसको लिए भी बहुत अच्छा मार्केट बाजार में मिलता है। अमरोहा जनपद में ढोलक वाद्य यंत्रों का है, पर ओडीओपी में शामिल किया गया है, अलीगढ़ में ताले के रूप में किया गया है। तो इनके ऊपर भी अगर कोई एफपीओ काम करता है तो निश्चित रूप से उसको आय वृद्धि होगी और साथ ही साथ उसकी बाजार में डिमांड अच्छी बढ़ेगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनकी बाजार में मांग हमेशा रहेगी, और हमारे जो एफपीओ हैं जनपद किसी भी मतलब देश के अंदर के जो एफपीओ उनको सबसे पहले अपनी लोकल स्थिति में देखेंगे कि हमारे जनपद के अंदर कितना उत्पादन किस किस फसल का होता है और उसकी बाजार में क्या मांग है, इनको ध्यान में रख करके अगर अपनी प्लानिंग करता है। देखिए, और दूसरा क्या है कि कुछ एफपीओ होते हैं कभी कुछ करना शुरू कर दिया, कुछ कभी कुछ करना करते, ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा करेंगे तो एफपीओ कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। एफपीओ को अपनी प्लानिंग करें। एफपीओ का मतलब क्या है कि उसके समूह जो आदमी हैं उसके अंदर 50 या 100 आदमी जुड़े हुए हैं, वो एक कोई समूह है, वो उस पर काम कर रहा है, वेजिटेबल पे काम कर रहा है, एक सीड पे काम कर रहा है, तो उसको ज्यादा फायदा मिल सकता है। समूह में काम करने के लिए एक प्लानिंग भी होगी और उस प्लानिंग के तहत ही आगे बढ़ना होगा, तभी इस समूह को लाभ होगा, ये अरविंद जी कह रहे हैं। अरविंद जी के साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, भूपेंद्र, जो हमारे किसान हैं। भूपेंद्र, आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा क्या एफपीओ के जरिए किसानों की जो शक्ति है सौदेबाजी की वो बढ़ गई है? जी सर, हाँ, अच्छी शक्ति बढ़ी है। जैसे एफपीओ के माध्यम से जैसे गेहूं की बात करता हूं मैं आपसे। पहले एक किसान गेहूं बेचता था जैसे 10 कुंटल किसी आड़ती को, अब एफपीओ के माध्यम से लगभग जैसे 100 कुंटल हो गई या 200 कुंटल हो गई, एफपीओ के माध्यम से जब सेल होती है तो अच्छे दाम मिल जाते हैं किसान को। तो इससे एफपीओ के माध्यम से किसानों को अच्छी इनकम मिल रही है और सौदेबाजी भी अच्छी हो रही है एफपीओ के माध्यम से। सर, एफपीओ को लेकर क्या कहेंगे हमारे किसानों से जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? सर, एफपीओ बहुत अच्छा साधन है किसानों के लिए, और इसमें सरकारी योजना का भी लाभ मिलता है, और इसमें ट्रेनिंग भी काफ़ी हो जाती है। पहले किसानों को जानकारी नहीं मिलती थी, सिंगल किसानों को, अब एफपीओ के माध्यम से किसानों को जानकारी मिल जाती है। और जैसे हमने अपने एफपीओ से किसानों की ट्रेनिंग भी कराई है केवीके अमरोहा की तरफ से, जिसमें कि मशरूम की ट्रेनिंग कराई है, सर ने भी बोला अभी, और साबुन की ट्रेनिंग कराई है, हैंड वॉश की ट्रेनिंग कराई है, और मोमबत्ती की ट्रेनिंग कराई है। बाकी बिल्कुल, तो ट्रेनिंग कराई जा रही है और उस ट्रेनिंग से समझाया जा रहा है कि एफपीओ को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, एफपीओ में कैसे हम आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मुख्य बात यही है कि एफपीओ के जरिए एक समूह जो आगे बढ़ता है और इतिहास रचता है, जो आमदनी बढ़ाता है, और समूह में सबकी आमदनी बढ़ती है, और इसीलिए प्लानिंग के तहत अगर हम समूह को लेकर आगे बढ़ेंगे, इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो उससे उत्पादन होने वाली चीज़ों के रेट हम खुद तय करेंगे, खुद मार्केट में ले जाएंगे, और इसीलिए मार्केट का जिक्र आता है तो हमें एक ही नाम याद आता है, सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, मार्केटिंग को लेकर किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह की तकनीकी जानकारी हमारे किसानों को दी जा रही है? क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं? मैं आपके प्रश्न पे आऊं इससे पहले जो किसानों से जुड़े हुए एक दो बात मैं अवश्य करना चाहूँगा, जी, क्योंकि बिल्कुल। वह प्रायः दूरभाष के माध्यम से
हमसे पूछते रहते हैं और यह प्लेटफॉर्म को प्रयोग करके किसान भाइयों को लाभान्वित करना चाहूँगा, क्योंकि पहला प्रश्न उनका होता है कि एफपीओ हम कैसे बनाएं, ये प्रायः फ़ोन करके पूछते हैं। तो किसान भाइयों को इस बिंदु पर मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि एफपीओ बनाना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत 10,000 एफपीओ की योजना के अंतर्गत हर ब्लॉक में एफपीओ बन गए हैं और आज की डेट में 54 लाख किसान इन एफपीओ से जुड़ गए हैं। मतलब कि एक एफपीओ में औसतन जो है 541 किसान हैं और इसमें जो है 2,000 किसानों तक, 2,500 किसानों तक, क्योंकि सह्याद्री जैसा जो बड़ा एफपीओ है वहाँ 8,000 किसान से भी ज़्यादा हैं। तो आप इन एफपीओ से जाकर के जुड़ जाएं, उनके शेयर होल्डर हो जाएं और शेयर होल्ड आपको वही लाभ मिलेगा जो एफपीओ में पहले से जुड़े हुए लाभ हैं। क्योंकि हम बात यह बात करते हैं कि सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं का जहाँ तक बात करें तो चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र हो, एफपीओ के लिए अनेक योजनाएं हैं। हर योजना में उनको लाभान्वित करने का बात है, लेकिन सबसे यक्ष प्रश्न ये है कि वो कैसे जाने इसको, कैसे समझें इसको। तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप एफपीओ पे जुड़ेंगे तो एफपीओ के माध्यम से आपको बहुत जानकारी होगी। एक चीज़ मैं और यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी संस्था के लिए, विशेष करके जो इंटरप्राइजिंग होती है, उसके सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है सीईओ, जो एक सीईओ रखा जाता है। अगर सीईओ वो प्रोफेशनल नहीं है, सीईओ को जानकारी नहीं है, तो फिर आपका एफपीओ नहीं चल सकता है। इसलिए जब भी सीईओ को रखें तो कोशिश करें कि वो स्थानीय हो, बहुत दूर से ना आए, नहीं तो वो छोड़ के चला जाएगा। तो स्थानीय हो, उसको हर चीज़ की जानकारी हो, तो उसको एक से लेकर, चाहे वो बेसलाइन सर्वे हो, चाहे वो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी पता करना हो कि कहाँ मार्केटिंग करना है, किसको बेचना है, वही करेगा। योजनाओं के बारे में भी पता वही करेगा। एक्सपोर्ट कैसे करना है, कहना तो आसान है, लेकिन वही उसका रास्ता बताएगा कि ऐसे ऐसे यहाँ वो खुद ही मिलेगा कैसे कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो सारी विधा वही बनाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि सीईओ एक समझदार, जो जिसको अच्छी जानकारी हो, समझ हो, उसको रखें। सरकार वैसे खुद इसमें 25,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से सीईओ को देती है 3 साल के लिए। उसके बाद ये अपेक्षा की जाती है कि आप इसको विकसित कर लेंगे। अब हम आते हैं विपणन के मुद्दे पर। विपणन पर बात करेंगे, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि सीईओ बड़ा काबिल होना चाहिए। जिस एफपीओ को वो आगे बढ़ा रहा है, जिसमें वो लोगों को जोड़ रहा है, उसे सब पता होना चाहिए कि वो उस एफपीओ को उसे कैसे चलाना है, कैसे इससे आमदनी होगी और किस विषय पर लेकर हम आगे बढ़ें और किस सब्जेक्ट पर उस पर काम करें, ये सबसे अहम होगा। विपणन पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो चर्चा लगातार जारी है एफपीओ को लेकर, सवाल यही है क्या किसानों को प्रोफेशनल सीईओ और टेक्निकल मैनेजमेंट की मांग करनी चाहिए। इस पर ही सुरेंद्र जी के पास आएंगे।
बहुत अच्छी बात है, हमने इस पर बात किया। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं एफपीओ को मार्केट लिंकेज देने का प्रयास करूँगा, और साथ में जो हमारे उपभोक्ता है वो कैसे बढ़िया प्रोड्यूस एफपीओ से सीधे मिले। तो हम सभी जानते हैं विपणन डिमांड और सप्लाई से ज़्यादा सेंटिमेंट्स पर निर्धारित होता है कि किस सेंटिमेंट मार्केट में क्या चल रही है। इस समय ओएनडीसी के माध्यम से जितने ज़्यादातर एफपीओ के प्रोडक्ट को पैकेज्ड करके उसमें लिखा होता है कि यह एफपीओ का उत्पाद है, चाहे वो बिस्किट के रूप में हो, चाहे वो मिलेट्स के बहुत सारे ज्वार बाजरा इनके मिक्स्ड ग्रेन हैं, बहुत सारे उत्पादों को प्रोसेस करके पैकेट करके। और खरीदारों से मेरा अनुरोध है कि आप ताज़ा उत्पाद, माई स्टोर ऐप है उसको डाउनलोड करें, उसके माध्यम से खाली एफपीओ के उत्पाद आप खरीद लें। और मेरा एफपीओ से जो चला रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा, जो आपके प्रोफेशनल एजेंसी है, जिसे अभी इसमें भी बताया गया सीबीबीओ से कहें कि आपको आपके प्रोडक्ट को उस पर ऑनबोर्ड कर दें माई स्टोर ऐप पे, और उस स्टोर के माध्यम से उसका प्रोसेस पहले से प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके जिस भी प्रोड्यूस में जिस भी चीज़ में काम कर रहे हैं और डाल दीजिए। आपके कच्चे उत्पाद की तुलना में अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो 3 से 3.5 या 4 गुना आपको पैसा मिलने वाला है। और ये ज़बरदस्त चल रहा है, कोई इनोवेशन नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूं कि आगे होने वाली है, ये खूब बम्पर चल रहा है। बिल्कुल, तो ये नवाचार नहीं है जो बताया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एफपीओ में अगर वो इस तरह से काम करें तो 3 से 4 गुना आमतौर पर उनको आमदनी हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगी। एफपीओ के तहत किसानों को अपने उत्पाद का ब्रांड विकसित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, जयप्रकाश जी आप बताइए। हमारे जो किसान हैं, जैसे अभी हम बात करते हैं वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, तो उसी तरह से हर अलग अलग जिले में कोई खासियत होती है। जैसे मुजफ्फरनगर का गुड़ बहुत फेमस है जी। तो जितने भी हमारे कृषि उत्पाद हैं उसमें मैं खाली फसलों के ही नहीं कहूँगा, बल्कि हमारे जो पशुपालन से भी जो है दूध मिलता है, कि पनीर मिलता है, मावा मिलता है, खोआ मिलता है, अंडे मिलते हैं, शहद मिलता है, ये सभी ऐसे सहायक उत्पाद हैं, वो हैं, उद्योग हैं जिनमें हमें किसी ज़्यादा जमीन की भी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमारा लैंडलेस किसान भी उनसे जुड़ के काफ़ी अच्छा फायदा उठा सकता है। अब जब बात आती है ब्रांड की, तो ब्रांड आजकल आप जानते हैं कि जैसे मुजफ्फरनगर का गुड़ काफ़ी फेमस है और अच्छी क्वालिटी का अगर गुड़ दिया जाए तो इसे आजकल एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और जब एक्सपोर्ट की बात आती है, उसकी ऑर्गेनिक की क्वालिटी की बात आती है, वो अगर अच्छी होती है तो किसान की सबसे ज़्यादा मांग होती है, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि हमें क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरा भी हम बात करें तो सीओ एक किस्म से एफपीओ का इंजन है। जब तक इंजन आपका मजबूत नहीं होगा खींच नहीं पाएगा, लेकिन सीओ को एक टेक्निकल जानकारी होना बहुत जरूरी है। और सीओ के साथ साथ सीओ का सबसे बड़ी ड्यूटी न केवल ये कि भाई हमने कौन कौन से उत्पाद बनाने हैं, कैसे उसको करना है, क्या करना है, बल्कि किसानों का पूरा अगले 6 महीने का, साल का हमारा रोड मैप क्या है, हम अपने किसानों को कहाँ का सशक्त करना चाहते हैं, कहाँ का उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं उनके काम आ सकती हैं। तो ये जब तक वो नहीं कर पाएंगे तो हम उनके एक नई दिशा और दिशा नहीं दिखा पाएंगे। इसी तरह से जो हमारे किसान भाई हैं उनको कोई भी चीज़ अब जो भी अपनी सप्लाई लेते हैं, चाहे हम अपने पशुओं के लिए दाना लेते हो, चारा लेते हो, दूसरी चीज़ें लेते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप एफपीओ के माध्यम से न केवल अपने लिए कर सकते हैं बल्कि दूसरों को के लिए भी करके आप उसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो हमें अपने जो आवश्यकता उनको तो पूरा करना ही करना है, इसके साथ साथ में दूसरों को भी एक अवसर देने हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसे एफपीओ हैं, दिल्ली में भी हैं, दिल्ली के आसपास भी हैं, जहां पे एक किसान 1 एकड़ से कम 5 से 8 लाख रुपए कमा रहा है और साल में हमारा खर्चा निकाल के कमा रहा है। तो इस किस्म के जब तक हम उनको एक किस्म से उद्यमिता उनमें नहीं लाएंगे, उनको बिजनेस करने का तरीका नहीं बताएंगे, उनको मार्केटिंग करने के तरीके नहीं बताएंगे, उनको पैकेजिंग और सही मार्केट तक नहीं जोड़ेंगे और उनको उपभोक्ता से सीधा लिंक नहीं करेंगे, तो शायद हम उनका पूरा भला नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हमारे एफपीओ को जागरूक होना चाहिए और सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ में हमारी क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है, हम उसकी क्वालिटी के साथ में सप्लाई कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कई बार हम बहुत अच्छी क्वालिटी की कोई चीज देते हैं लेकिन फिर सप्लाई नहीं दे पाते, उससे उपभोक्ता पीछे हट जाता है। तो उपभोक्ता को अगर हमें बांध के रखना है तो क्वालिटी के साथ साथ में हमने उसको सही समय पे, सही दिशा में और सही अमाउंट में उसको पहुंचाना है किसान के पास में। और सब्जी और फलों में ये बहुत बड़ा लागू
होता है, क्योंकि सब्जियों में जो 30% जो नुकसान होता है वो केवल हमारे हैंडलिंग पे होता है, और ये एफपीओ के माध्यम से 30% नुकसान बच सकता है कि हमें उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको पैक करना है, कैसे मंडी में डिलीवर करना है। और यही जो हमारा जो दिल्ली वाला एफपीओ जो आजकल 10-12 करोड़ रुपए उसका टर्नओवर है, वो यही सब काम कर रहा है कि किसान जो भी पैदा कर रहे हैं तो उसको मार्केटिंग में कैसे हम किसान को वैल्यू ऐड करके और ठीक से पैक करके और सही संस्था को देना। यानी कि मंडी में अगर लेके जाओगे तो भाव कोई और बताएगा, लेकिन जब आप किसी संस्था को दोगे तो भाव आप बताओगे, क्योंकि क्वालिटी आपकी है। तो आज हमें किसान को अपने उत्पाद का खुद का मतलब निर्णय लेने वाला बनाना है, ना कि मंडी में किसी दूसरे उपभोक्ता लोगों पर डिपेंड करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एफपीओ के माध्यम से किसानों को सशक्त करें, उनका ज्ञानवर्धन करें। और कृषि विज्ञान केंद्र तो इसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि वो इनका जो ज्ञान का है, जो तकनीकी है, जो बीज अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, जो उनको ट्रेनिंग है, खासकर स्किल ट्रेनिंग, वो केवल कृषि विज्ञान दे सकते हैं। और हमारे देश में बहुत अच्छी बात यह है कि आज हर जिले में एक से कहीं तो 1 केवी के, कहीं 2 भी केवी के हैं। तो ये एक हमारी शक्ति है, और इस शक्ति का हम तभी लाभ उठा सकते हैं जब हम सारे कल पुर्जे एक साथ मिलकर जब काम करेंगे, तभी इंजन काम करेगा। कोई भी एक पुर्जा पीछे रह जाएगा तो शायद हम वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तो ये सरकार की जो अच्छी पहल है। जी, बहुत अच्छी पहल आप बता रहे हैं, वाकई ये काबिल तारीफ पहल है। और इसीलिए अरविंद मिश्रा जी आपके पास आएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसी शक्ति है जो न सिर्फ हमारे किसानों को खेती किसानी करनी सिखा रही है, बल्कि उनको मार्केट में भी उतार रही है, उद्यमिता की तरफ भी ले जा रही है और नया निर्णायक भी बना रही है। कैसे आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र है वो एक जनपद के अंदर एफपीओ ही नहीं, और भी जो हमारे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले किसान हमारे हैं, उनका एक तरह से नॉलेज सेंटर है ये। और देखिए, आप देखिए बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी या कृषि मंत्री जी अपने जितने भी संबोधन होते हैं, आप उसमें देखिएगा, मैं समझता हूँ लगभग 60% ऐसे होते हैं जिसमें उनका जिक्र कृषि विज्ञान केंद्र का होता है। कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके जनपद के किसान हैं उनके लिए नॉलेज सेंटर का काम करता है, और ये बिल्कुल सत्य बात है। और इसी का परिणाम है कि आप देखिए कि धीरे धीरे किसानों की आय में वृद्धि भी हो रही है, और किसान जागृत भी हो रहा है, अवेयर भी हो रहा है हर चीज के लिए। और इसी के साथ साथ में एक मैं और चीज जोड़ना चाहूंगा कि किसान जो एफपीओ हमारे जनपद के हैं या किसी पूरे देश के अंदर जो एफपीओ है, उनको आज कंपटीशन का जमाना चल रहा है, तो उनको सोशल प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव होने की जरूरत है। कि अगर वो सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं होंगे तो वो अपनी मार्केट, अपने प्रोडक्ट को कैसे पब्लिक के बीच में ले जाएंगे, कैसे जान पाएंगे, उनके पास इतना सोर्सेस नहीं है। तो इसलिए देखिएगा, बहुत से मैंने ऐसे किसान एफपीओ देखे जिनका फेसबुक पे आपका पेज बना हुआ है या उनका अपना एक ग्रुप बना हुआ है, जिनके माध्यम से वो अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं। दूसरा एक चीज मैं और यहाँ पे जाना मार्केटिंग के बारे में ही कहूंगा कि ज्यादातर जनपद देश के अंदर जो एफपीओ हैं वो एक ही तरह प्रोडक्ट को 2 या 2 से अधिक एफपीओ तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि उनमें ही आपस में कंपटीशन डेवलप होता है, और जब कंपटीशन डेवलप होता है तो उसमें मार्केट जो प्राइस का एक इशू आता है वो बड़ा आपस में क्लैश करता है। तो इसलिए मेरा अपना एक सुझाव है कि जो भी हमारे देश के अंदर एफपीओ हैं वो 2 से या 2 से ज्यादा, जैसा अपना जनपद है, तो बहुत ज्यादा एक ही चीज के प्रोडक्ट के उत्पाद तैयार करने में ना आए, अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन रखेंगे तो उनको मार्केट में बड़ा अच्छा रेट मिल सकता है। और उसमें दूसरा एक और ये है कि जो एफपीओ कर रहा है, कि ज्यादातर होता क्या था कि जो हमारे मझोले किसान थे उनको मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल पाता था। ऐसे किसान जब एफपीओ में जुड़ते हैं तो वार्निंग की स्थिति में आ जाते हैं कि भाई हम तो इस अपना उत्पाद जो है इस रेट पे पैदा करेंगे और इस रेट पे बेचेंगे, अगर आप लेना चाहें तो लीजिएगा। और आप उसी का परिणाम देखिएगा कि आपके जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उनके जितने भी मॉल हैं, आप उनके मॉल में आप देखेंगे तो वहां पे एफपीओ के जो उत्पाद है, विशेष करके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में, वो वहां पे उनका एफपीओ लगा हुआ होगा कि ये इस एफपीओ के द्वारा उत्पाद तैयार किया गया है। तो ये कारण क्या है कि एफपीओ जो सब्जियां हैं, सब्जियां जो डेली कंज्यूम होने वाली चीजें हैं और इनको बहुत समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो किसान भाई जो हमारे एफपीओ में जुड़े हुए हैं वो वेजिटेबल्स पे आए और वेजिटेबल्स में विशेष करके प्राकृतिक उत्पाद तैयार करें, नेचुरल विधि से करें, उसमें रासायनिक खादों का या रासायनिक दवाओं का प्रयोग न करें, तो उनको उस उत्पाद की कीमत
मैं समझता हूँ जो मार्केट में चल रही है उससे डबल उनको कीमत मिलेगी और उससे उनकी आर्थिक स्थिति में अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो ये चीजें थोड़ा किसान भाई विशेष रूप से करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में आपका जो करना है उनका, उसमें भी थोड़ा सा किसान ध्यान दे कि जो सरप्लस वेजिटेबल्स हो रही है, कहीं पे वेजिटेबल के मटर आपकी वेजिटेबल पी जो है उत्पाद किया जाता है, लेकिन एक समय के बाद में उसको भी बहुत समय तक मार्केट नहीं मिल पाती है, तो उसको अगर डिब्बाबंदी करने के बारे में एफपीओ काम करता है। जैसे बुंदेलखंड का एरिया है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं ऐसे, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे गुड़ का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। गुड़ के बहुत से ऐसे हमारे मेरठ मंडल के एफपीओ हैं जो बाकायदा उसका जो प्राकृतिक विधि से गुड़ तैयार करते हैं और उसकी उन्होंने टेस्टिंग कराई हुई है और उन्होंने इस पे बार कोड लगाया हुआ है। आप उस बार कोड को स्कैन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितने % क्या क्या उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है और इसका एफपीओ का जो क्या सर्टिफिकेट जो हमने उसका टेस्टिंग कराया उसकी सर्टिफिकेट की डेट क्या है, ये सब चीजें एकदम आपको निकल के बाहर आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। और वो ऐसे एफपीओ हैं वो उस अपने उत्पाद को, गुड़ है, शक्कर है, खांड है, उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे एफपीओ बहुत अच्छे हैं और उनका टर्नओवर भी अच्छा है, उनकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। आप ये देखिएगा कि मेरे पास में कई किसान जो आपके गुजरात है, राजस्थान है, वहाँ से मेरे पास कई किसान जो व्यापारी आते हैं, ये कहते हैं कि आपके यहाँ पे हमको प्राकृतिक विधि से गुड़ तैयार किया हुआ अगर है तो हमको मिल जाएगा तो हम लेते हैं। तो तमाम चीज़ों को जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर किसान अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो वाकई ये एफपीओ उनकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। और जो लोग जुड़ गए हैं वो वाकई समझ रहे होंगे कि कैसे उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए भूपेंद्र आपके पास आऊँगा क्योंकि आप फार्मर हैं, तो आपसे मैं समझूंगा आप किस एफपीओ में जुड़े हुए हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं उस एफपीओ में, और आपके सीईओ किस तरह की भूमिका निभा रहे। सर, जो हमारा एफपीओ है अमरोहा कृषक विकास प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, वो ये इसमें हम जो हमारे एफपीओ बहुत अच्छा वर्क कर रहा है सर जी। इसमें हम एक्सपोर्ट की भी सोच रहे हैं। जैसे अभी सर ने बोला है गुड़ के बारे में, हमारा क्षेत्र जो सारा गन्ने का ही है, तो हम ये सोच रहे हैं गुड़ एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में के लिए नेपाल अच्छा साधन है, नेपाल देश। तो हम ये विचार कर रहे हैं, बोले जी हमारा गुड़ नेपाल भी जावे जी। और सर हमारा जो एफपीओ है वो सीड उत्पादन करने में भी डॉक्यूमेंट्स लग चुके हैं, जो आज की डेट में 48 रुपये पर केजी जो हम बीज बो रहे हैं अपने खेत में, जब खुद का हमारा एफपीओ बीज उत्पादन करेगा तो वो लगभग हमें 40 या 41 रुपए को। बिल्कुल, तो ये बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकता है और न सिर्फ आप देश में एक्सपोर्ट करेंगे बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जिस तरह से भूपेंद्र बता रहे थे, अगर इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो आप एफपीओ के जरिए एक नया अध्याय रच सकते हैं, एक नई इतिहास रच सकते हैं और इस इतिहास में आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। वक्त चूंकि हो चला है तो इसलिए हमारे साथ जो जुड़े सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरविंद कुमार मिश्रा जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े जो किसान हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में सच के साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिर किसी नए मुद्दे पर करेंगे बात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप रखिए बहुत ख्याल अपना। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। किसान दोस्तों, आप देख रहे हैं रोशा घास की लहलहाती हुई फसल। सुगंधित तेल के उत्पादन में रोशा घास तेल का अपना महत्व है। इस बहुवर्षीय सुगंधित पौधे का वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगान मार्टिनी है और इसका संबंध पोएसी परिवार से है। एक बार लगाने के बाद इससे 5 से 6 वर्ष तक उपज प्राप्त होती रहती है। रोशा घास की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में होती है। रोशा घास 5 से 6 वर्ष तक
अधिक उपज देता है। इसके पश्चात तेल का उत्पादन कम होने लगता है। इसका पौधा 10 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन करने की क्षमता रखता है और इस बात का किसान दोस्तों को भी ख्याल रखना चाहिए। रोशा घास 150 से 200 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। रोशा घास की खासियत ये है कि एक निश्चित समय तक ये सूखे का भी सामना कर लेती है। रोशा घास की खेती अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एक वर्षा आधारित फसल के रूप में की जा सकती है। रोशा घास पथरीली मिट्टी में भी उगाई जा सकती है क्योंकि इसकी जड़ों की गहराई ज्यादा नहीं होती। हाँ, तेल की मात्रा में थोड़ा बहुत फर्क मिल सकता है। रोशा घास की खेती के लिए मिट्टी का पीएच लेवल 7.5 से लेकर 9 पीएच तक भी हो तो फसल अच्छी उगाई जा सकती है। रोशा घास की खेती के लिए भूमि को कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है। इसके लिए खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने हेतु हल से कम 2 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। फसल की रोपाई से पहले खेत को सभी प्रकार की खूंटी और घास की जड़ों से रहित कर देना चाहिए। आखिरी जुताई के समय एनपीके 50, 60, 40 किलो प्रति हेक्टेयर तथा सड़ी हुई गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर मिट्टी में मिला दें, जिससे कि फसल को उगने के लिए भरपूर खुराक उपलब्ध रहे। रोशा घास बीज के माध्यम से प्रचारित किया जा सकता है। बीज को रेत के साथ मिलाकर 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर नर्सरी की जाती है तथा नर्सरी को लगातार पानी छिड़काव के द्वारा नम रखा जाता है। बीज द्वारा रोपण विधि से 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज की आवश्यकता होती है। नर्सरी का सर्वोत्तम समय जून होता है। पौध 4 से 5 सप्ताह के बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। सामान्य दशाओं में 45 बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों का रोपण करते हैं और कटाई के तुरंत बाद सिंचाई करने से फसल जल्दी ही दोबारा बढ़नी शुरू हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस तुम्हारी कंपनी से होते रहते हैं? हाँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने एक दिन में 15 करोड़ तक की पेमेंट्स की है। क्या आप लोगों को रश्मि पे शक है? रश्मि इन्वॉल्व है तो सही, लेकिन देखना यह है कि किस हद तक इन्वॉल्व है। तो ये बात आपको पता है और रश्मि को और किसको? मेरे पापा। अमनदीप सिंह सर कौन है? आकाशदीप सर के पापा। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।